Hello friends, let's come to the second lecture of International Relation PT 365 and the topic is India, Central Asia and Russia. तो इंडिया, सेंट्रल एशिया और रशिया की अगर बात करें तो सेंट्रल एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे इंडिया के लिए बिकॉज वो कहीं ना कहीं रशिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि 50 इयर्स ऑफ इंडियन सोवियत ट्रीटी, तो रिसेंटली 50th एनिवर्सरी जो है कंडक्ट की गई है इंडो सोवियत ट्रीटी में ऑन पीस फ्रेंडशिप कोऑपरेशन जो कि 1971 में साइन की गई थी। तो वो अभी उसको 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए सेलिब्रेट की गई है। अब सबसे पहले हम ट्रीटी के क्या फीचर्स थे हम वो देखते हैं, उसके बाद हम इंडिया रशिया का रिलेशन देखते हैं। तो पीस की फीचर्स अगर बात करें तो सबसे पहला है पीस। तो हर पार्टी जो है मतलब इंडिया और सोवियत यूनियन, हर पार्टी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेगी जो भी उनका इंडिपेंडेंस है, उनकी सोवरेनिटी को और उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का। ठीक है, और एक दूसरे की कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेगी जो भी इंटरनल अफेयर्स है। दूसरी चीज़ है हॉल्ट द आर्म रेस एंड टू अचीव जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट। मतलब आर्म रेस जो है कि एक कंट्री आर्म फेंकती है दूसरे के ऊपर, मतलब ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ होती हैं धीरे धीरे उसको कम करेगी और हमारा कंप्लीट डिसआर्मामेंट करेगी, मतलब कंप्लीट ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करेगी, इंक्लूडिंग बोथ न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन्स दोनों को अंडर इफेक्टिव इंटरनेशनल कंट्रोल। फिर फ्रेंडशिप की बात करें तो ये ट्रीटी जो है कोलोनियलिज्म जो है उसको कंडेम करती है कि वो नहीं करना है हमको, जो पहले के ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को किया और अदर कंट्रीज़ में कोलोनियलिज्म, तो इसको नहीं करना है। और रिक्लेम्ड फॉर देयर कंप्लीट एलिमिनेशन, तो पूरी तरह जो है कोलोनियलिज्म हमको एलिमिनेट करना है। इस ट्रीटी का एम यही है कि हमको रेगुलर कॉन्टेक्ट्स एक दूसरे से बना के रखने हैं, मेजर इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स आती हैं दोनों कंट्रीज़ को जो इंटरेस्ट में हो उन सबको हमेशा से कॉन्टेक्ट बना के रखना है। फिर कॉपरेशन की बात करें तो ट्रीटी जो है दोनों पार्टीज़ को बाइंड करती है कि वो जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी थर्ड पार्टी को असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर किसी और पार्टीज़ के साथ, तो वो बाइंड करती है। और कंसोलिडेट करना है, एक्सपैंड करना है म्यूचुअल कोऑपरेशन हर सेक्टर्स में, इकोनॉमिक हो गया, साइंटिफिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल फील्ड हो गई, तो हर सेक्टर में आपको कंसोलिडेट करना है और कोऑपरेट करना है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द ट्रीटी। नाउ लेट्स कम टू इंडिया रशिया रिलेशनशिप। तो इंडिया रशिया रिलेशनशिप की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है डिफेंस पार्टनरशिप। आपको पता है कि इंडिया जो है, हमारा जो इंडिया है वो रशिया से सबसे ज़्यादा डिफेंस प्रोक्योर करते हैं। तो डिफेंस पार्टनरशिप जो अगर बात करें तो डिफेंस टाइज जो है वो तीन फीचर्स पे बनी है: टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो कि एग्रीमेंट है नॉन एग्जिस्टेंस विद एनी अदर कंट्री। किसी के साथ ऐसा जो एग्रीमेंट है नहीं साइन किया गया है। ये सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट प्रोवाइड करता है कि इंडिया जो है हमारी इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बन पाए, क्योंकि जो रशिया है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से, मतलब इंडिया जो है वो रशिया के जो भी चीज़ें लेते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सम ऑफ द मेजर डिफेंस कोलैबोरेशन की अगर बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है, क्रूज मिसाइल जो कि इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है। फिर सुखोई SU-30, फिर टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो ये सारी चीज़ें हमारी डिफेंस पार्टनरशिप में आती हैं। इकोनॉमिक रिलेशन की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पिलर है इस रिलेशन का, बट ये बहुत सारे स्कोप जो हैं अभी रह गए हैं जहाँ पे हमने इम्प्रूव नहीं किया है, उसको इम्प्रूव करना है। बायलेटरल ट्रेड की अगर बात करें तो $7.5 बिलियन है 2019 में, और इंडिया और रशिया जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वेज कि हम अपना बायलेटरल ट्रेड कैसे बढ़ा पाएँ। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो एनर्जी सेक्टर की रशिया जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में बिल्ड कर रहा है, जैसे कुंदन-कुलम रिएक्टर है जो कि अडॉप्ट किया गया है स्ट्रेटेजिक विजन इन न्यूक्लियर एनर्जी, ऑफर्ड ऑयल गैस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूल सेक्टर रशिया। एग्जाम्पल सखेलिन-1 जो है एट्सेट्रा, दोनों जो है एक्सटेंड कर रहे हैं सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन थर्ड कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि बांग्लादेश हो गया। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया और रशिया जो है 4 डेकेड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनके स्पेस में। फॉर्मर जो सोवियत यूनियन था उन्होंने लॉन्च किया था इंडिया की पहली 2 सैटेलाइट थी जो आर्यभट्ट और भास्कर। तो आर्यभट्ट और भास्कर जो है सोवियत यूनियन ने इंडिया की पहली 2 सैटेलाइट लॉन्च की थी, और अभी इट हैज़ प्रोवाइडेड इंडिया की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी टू बिल्ड हैवी रॉकेट्स। इंटरनेशनल स्टैंडिंग की बात करें तो रशिया ने अभी इंडिया बिड फॉर परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया ने बोला है कि हमको परमानेंट सीट चाहिए। तो उसके लिए जो है रशिया ने अभी उनको बोला है, सपोर्ट किया है इंडिया को, और इट हैज़ बिन फेवरिंग इंडियाज़ एंट्री इन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, जिसमें इंडिया अभी मेंबर नहीं है। और बोथ कंट्रीज़ ने कोऑर्डिनेट किया है एक दूसरे के साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, जैसे
ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, G20 हो गया, इन सब में। कल्चरल रिलेशन की बात करें तो प्रोग्राम्स लाइक नमस्ते रशिया, शेयरिंग एजुकेशनल ब्रिलियंस ऑफ बोथ द कंट्रीज थ्रू इंस्टीट्यूट्स लाइक जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर, तो इन सब से कल्चरल रिलेशन भी हमारे बहुत अच्छे हैं। तो दीज आर द रिलेशन हम जिसमें पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको मेंस में बहुत काम आएगा, क्योंकि इंडिया रशिया में क्या क्या चीज़ें हैं वो मेंस में आपको बहुत ज़रूरी है। बट प्रीलिम्स में जो आपको याद करने की ज़रूरत है वो यही सब है कि डिफेंस रिलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है, वो चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बिकॉज यू हैव टू लर्न इट, मग इट अप। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें तो अभी 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट हुई है। इंडिया ने हाईलाइट किया है अपनी फ्रेंडशिप, मतलब इंडिया हाईलाइटेड मतलब अपनी फ्रेंडशिप जो है इंडिया और रशिया की, उन्होंने हाईलाइट किया है। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। तो ये 2015 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंटरनेशनल फोरम है जो हर साल व्लादिवोस्टोक रशिया में ही इसका मीटिंग होती है। तो याद कर लीजिए कहाँ पे होती है, व्लादिवोस्टोक रशिया में। ये वर्क करती है टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशियाज फार ईस्ट। रशिया की जो फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एक्सपैंड करना है इन एशिया पैसिफिक रीजन बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको इंक्रीज करना है अदर कंट्रीज़ में जो एशिया पैसिफिक रीजन में कंट्रीज़ आती हैं। 2019 में इंडिया ने अपनी एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी इसी फोरम के अंदर, और जहां पे उन्होंने $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया था रिसोर्स रिच रीजन को डेवलप करने के लिए। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये इंटरनेशनल फोरम है जो कि हर साल कहाँ होता है, व्लादिवोस्टोक रशिया में। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है कि रशिया का जो फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ा सकें इन एशिया पैसिफिक रीजन बाय इंकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Okay, so this is Eastern Economic Forum. Now let's come to India Russia Military Cooperation at the recent अभी इंडिया रशिया मिलिट्री कॉपरेशन की अगर बात करें तो अभी रिसेंट 21st मीटिंग इंडिया रशिया की समिट हुई है, जहाँ पे दोनों नेशन ने 10 ईयर डिफेंस कॉपरेशन साइन किया है, 10 ईयर्स डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट साइन किया है। इन द बैकग्राउंड जो ऑनगोइंग डिलीवरी चल रही है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जब मैंने डिफेंस मिसाइल पढ़ाया है PT-365 में, तो उसमें मैंने आपको ये वाला पार्ट पढ़ाया है, ठीक है। तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल क्या है, तो अभी 10 ईयर्स को डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट जो है साइन किया है। तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात बताएं तो डिस्पाइट US थ्रेट जो है, US ने अभी बोला है कि अगर आपने ये साइन किया है तो आपको सैंक्शन लग जाएंगे इंडिया को। तो इंडिया फिर भी अपनी डिलीवरी जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, जो कि सप्लाई करेंगे 5 S-400 रेजिमेंट्स टू ऑफसेट एयर डिफेंस कैपेबिलिटी गैप्स। अब मेजर एग्रीमेंट्स अगर बताएं 21st इंडिया रशिया समिट में क्या साइन हुए, तो सबसे पहला जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स, मतलब असॉल्ट राइफल्स का जॉइंट प्रोडक्शन करना है, जो कि हमारे सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में, उसको बढ़ाएगा। ग्रेटर इकोनॉमिक कॉपरेशन करना है विद अ टारगेट इंक्रीज करना है बायलेटरल ट्रेड टू $30 बिलियन और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट जो है $250 बिलियन बाय 2025। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ रशिया ने जॉइंटली रिस्पॉन्ड किया है अगेंस्ट साइबर अटैक, जो कि जॉइंटली फाइट करेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लाइक ISIS, अलकायदा, LET, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एट्सेट्रा। अब S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें तो S-400 डिफेंस सिस्टम जो है ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है हमारे वर्ल्ड की। ये इक्विप्ड है 4 डिफरेंट मिसाइल से और इट कैन इंगेज एनिमी एयरक्राफ्ट, बेसाल्टिक मिसाइल्स और एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम प्लेन्स एट मल्टीपल रेंजेस। अब जो काटसा एक्ट है दैट मीन्स काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो कि एनेक्ट किया है USA ने 2017 में, कि वो कुछ कंट्रीज़ पे सैंक्शन इम्पोज करेंगे जो हमारी 3 नेशंस है, जैसे कि रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। इन 3 नेशंस पे सैंक्शन इम्पोज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम सैंक्शन ऑन 3 नेशन अगर बात करें तो एक्ट ने कुछ सैंक्शन उन कंट्रीज़ पे भी इम्पोज किया है जो डील कर रही हैं इन नेशंस के साथ। जैसे हमारी इंडिया जो है S-400 डील कर रही है इंडिया रशिया के साथ, तो इंडिया के अंदर
अंदर इंडिया के में भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। बट यूएस कैन नॉट अफोर्ड टू एलिनेट अ स्ट्रेटेजिक अलाई एंड अ डिफेंस मार्केट लाइक इंडिया। तो यूएस क्या है कि इंडिया जो है डिफेंस पार्टनर है यूएसए का भी, तो यूएस जो है इंडिया को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता है। एज अ रिजल्ट यूएस लॉ मेकर्स ने अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया है कि वो सैंक्शन वेवर प्रोवाइड करेंगे टू अवॉइड रिटेलिटरी यूएस एक्शन ऑन इंडिया, बट ओनली टाइम कैन टेल व्हाट फ्यूचर होल्ड्स द कॉग्मैट। ठीक है, तो यही है कि काटसा एक्ट के अंदर यही यूएस का एक्ट है जहाँ पे वो 3 कंट्रीज़ में जो भी सैंक्शन, मतलब जो भी अगर उनसे आर्म्स डील करता है तो यूएस सैंक्शन लगाता है, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, तो उन कंट्रीज़ पे भी लगाता है जो इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन कंट्रीज़ में। इंडिया पे लगाया उन्होंने, बट इंडिया जो है यूएस का भी डिफेंस पार्टनर है, तो यूएस ने एक और एक्ट बनाया, बिल किया कि वो एक वेवर देंगे, सैंक्शन वेवर इंडिया को। ओके, बट ये टाइम बताएगा कि वो क्या देंगे। ठीक है, तो S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू इंडिया सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के आपको पता है ये 5 कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना है, याद कर लीजिए। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंट, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद, तजाकिस्तान की कैपिटल दुशनबे और किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक। तो इनकी कैपिटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कंट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल एशिया की बात करें तो इंडिया जो है फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जो है वर्चुअल फॉर्मेट में होल्ड की है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करें तो उसमें 5 कंट्रीज़ आती हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये कंट्रीज़ जो है इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है, क्योंकि इंडिया जो है एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट होंगी। ये 5 कंट्रीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर है ये 5 कंट्रीज़। ठीक है, इम्पॉर्टेंस अगर बताई जाए इन सेंट्रल एशिया रीजन की, तो जियो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है। ये कहीं ना कहीं हमारे एशिया और यूरोप के बीच में एक ब्रिज बनाती हैं। ठीक है, तो उसको अगर हमको यूरोप तक जाना है तो हमको सबसे पहले इन कंट्रीज़ को पास करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एंगल है क्योंकि हमारे रीजन में पीस प्रोड्यूस करती हैं। ये जो है यहाँ पे एबेंडेंट मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड, यूरेनियम हो गए, जो कि अभी तक हार्शन नहीं किए गए हैं। इन रीसेंट समिट अगर बात करें तो इंडिया जो है अभी 4C अप्रोच जो है फ्लोट किया है उन्होंने रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया रीजन। अब 4C अप्रोच है क्या? फोकसिंग ऑन कॉमर्स, कैपेसिटी एंड एनहांसमेंट, देखो कॉमर्स, कैपेसिटी एनहांसमेंट, कनेक्टिविटी और कॉन्टेक्ट टू फर्दर एक्सपैंड द कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो दीज आर द 4C अप्रोच। 4C अप्रोच इज अगर क्वेश्चन आए तो रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया, जो इंडिया ने अभी किया है। रिसेंटली 40 नेशंस जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टुक प्लेस इन ताशकेंट और उज़्बेकिस्तान। तो ये अभी ताशकेंट और उज़्बेकिस्तान में हुआ है। नाउ लेट्स कम टू कनेक्टिविटी एफर्ट्स बाय इंडिया इन सेंट्रल एशिया। तो इंडिया जो है सेंट्रल एशिया पॉलिसी का, इंडिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, जो कि 2012 में फॉर्मुलेट की गई थी। ये एक ब्रॉड बेस्ड अप्रोच है जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और कल्चरल कनेक्शन दोनों को, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्रीमेंट की अगर बात करें तो वो 2000 में आया है, जो कि लैंड कनेक्टिविटी ऑफर करता है इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में थ्रू ईरान। इंडिया ने एक्सप्लोर की है पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग विद सेंट्रल एशिया विया ईरान चाबर पोर्ट, देर आफ्टर ओवर लैंड कॉरिडोर्स पासिंग थ्रू अफगानिस्तान टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया विया ईरान। इंडिया ने एक्सीड किया है टू द कस्टम कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कवर ऑफ TIR कारनेट्स इन 2017 और अशगाबाद एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया है, जो कि ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान को इंक्लूड करके साइन किया गया है 2018 में। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में आप याद कर लीजिए कैस्पियन सी को कौन सी कंट्रीज टच करती है, तो तारिक कंट्रीज, तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान। ठीक है, तो तारिक कंट्रीज़ जो हैं हमारे रशिया इन कैस्पियन सी को टच करती हैं। फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स कम टू इंडिया एंड वेस्ट एशिया। तो इंडिया और वेस्ट एशिया में सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ तालिबान कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। तो आपने देखा है कि यूएस ने जो अपनी आर्मी थी वो विड्रॉ कर ली थी अफगानिस्तान से, और उसके कारण जो है
तालिबान ने पूरा अफ़गानिस्तान की पावर ले ली और काबुल को भी कैप्चर कर लिया। तो व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हमारे तालिबान को, यूएस के क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो हमारे तालिबान को, मतलब हमारे अफ़गानिस्तान को प्रोटेक्ट करके रखा था। तो उन्होंने जो इंटरनेशनल टेररिस्ट होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल्स, उन्होंने ये गारंटी किया था कि वो अफ़गान के सॉइल को यूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी जो है वहाँ पे रहती थी। टाइमलाइन प्रोवाइड किया था कि सारी जो यूएस फोर्सेस है वो किस किस टाइमलाइन पे, किस किस बेसिस पे, कब कब जो है अफ़गानिस्तान से विड्रॉ होएगी। परमानेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर भी रखा था, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट रखा था जिसमें रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्रा अफगान डायलॉग, तो वहाँ पे अफगान और इंट्रा अफगान डायलॉग बनाया जाएगा और नेगोशिएशन किया जाएगा तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में। तो दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर यूएस अफगान। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ऑपरेशन देवी शक्ति कंडक्ट किया कि जो भी वहाँ पे हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी वहाँ पे अफगानिस्तान में हैं, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति जो है इंडिया ने कंडक्ट किया था। अब तालिबान क्या है, तालिबान एक स्टूडेंट ग्रुप है जो पाश्तो लैंग्वेज बोलते हैं, और वो 1994 में आए जब हमारा मतलब कंडहर, जो हमारा सदर्न अफगान सिटी है कंडहर, वहाँ पे ये लोग रहते थे। ये हुआ कब कि जब यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जब है 1989 में कंट्रीज से विड्रॉ हुआ, तो उसके कारण जो है एक सिविल वॉर टाइप का कंट्री में स्टार्ट हुआ। कुछ स्टूडेंट ग्रुप ने स्टार्ट किया कि वो जो है वो जो है अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे। बाई 1998 उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया कंट्री पे, और उन्होंने और कुछ जो कंट्री के प्लेसेस थे उसको यूएस लेड फोर्सेस जो है वो देखती थी। ड्यूरिंग देयर रूल उन्होंने बहुत हार्ड लाइनर वर्जन जो था सरिया का वो उसको एनफोर्स किया, इस्लामिक लॉ एनफोर्स किया, ब्रूटल पनिशमेंट प्रोवाइड की, वुमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो यहाँ नहीं जा सकती, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया उनको, फ्री मूवमेंट नहीं था, म्यूज़िक और सिनेमा बैन कर दिया। तो ये सब जो है उन लोगों ने किया। अब तालिबान अफगान सिटी मेंबर्स बिगिन ओस्लो टॉक्स। तो अब अगर इसको देखें तो डिस्कशन जो है वो फैसिलिटेट की गई नॉर्वे में, क्योंकि फोकस हुआ कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए। तो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो थी वो पूरी तरह डिटोरिएट हो गई अगस्त 2021 के बाद, जब तालिबान ने पूरी तरह पावर ले लिया 20 ईयर्स आफ्टर बीइंग टॉपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तालिबान कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। तो डिड यू नो में अगर देखें तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो था वो वॉज इंडिया का फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था पीपल को रेस्क्यू करने के लिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है इंडिया ने पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है। ऑपरेशन सुकून 2006 में उन्होंने किया था इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए श्रीलंका और नेपाली सिटीजन को लेबनान से। फिर ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011, वहाँ पे लीबिया से इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन सिटीजन्स को ये लाया गया था। फिर ऑपरेशन राहत 2015 में येमन से जो है इंडियंस और फॉरेन सिटीजन दोनों को इवैक्यूएट करने के लिए लाया गया था। तो ये सब जो है जहाँ पे भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आती है तो इंडिया जो है कोई ना कोई ऑपरेशन लॉन्च करती है अपने सिटीजन या फिर इंटरनेशनल सिटीजन्स जो हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। तो ये हो गया तालिबान कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। अब इंडिया की क्या इन्वेस्टमेंट है हमारी अफगानिस्तान में, तो सबसे पहले बात कि असिस्टेंस इन कंस्ट्रक्शन में क्या दिया, अपग्रेडिंग, रीबिल्डिंग और रिस्टोरिंग बिल्डिंग्स वगैरह में। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले अफगानिस्तान पार्लियामेंट जो है बिल्ड की इन काबुल में। रिकंस्ट्रक्ट किया सलमा डैम, तो याद रखिए सलमा डैम कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। नोन एज अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी बोला जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम पोले खुमरी जो कि काबुल में है उसको कंस्ट्रक्ट किया। फिर जरांस डालेराम रोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में है क्योंकि ये आ सकता है आपको। तो जरांस डालेराम रोड जो है, डेलाराम रोड जो है वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जहाँ पे वो मीडियम स्केल जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे एजुकेशन, हेल्थ हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, इन सबको फाइनेंस करेंगे, इन प्रोजेक्ट्स को जो है अफगानिस्तान में फाइनेंस करेंगे। अब कुछ वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक एम्बुलेंस वगैरह क्या किया, तो MI-25 M-35 चॉपर एयरफोर्स के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र किया। एयरबस एयरक्राफ्ट जो है नेशनल एयरलाइंस के लिए ट्रांसफ़र किया। फिर मटेरियल्स फॉर सबस्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन इन फरियाब प्रोविंस। फिर मिलिट्री व्हीकल्स अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के लिए, एम्बुलेंसेज जो है पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए किया। फिर पीपल टू पीपल एक्सचेंज की अगर बात करें तो इंडियन टेक्निकल एडवाइजर्स जो है अफगानिस्तान इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड किया गया। स्कॉलरशिप ऑफर की गई अफगान स्टूडेंट्स को इंडिया में। ऑर्गेनाइज किया गया ट्रेनिंग फॉर अफगान सोल्जर्स, पुलिसमैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स। तो दीज आर द इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान। नाउ लेट्स कम टू प्लेसेस इन न्यूज़ फ्रॉम अफगानिस्तान। अब सबसे पहली प्लेस है
दैट इज़ दहला डैम विच इज़ इन कंडाहर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कंडाहर जहाँ से हमारे जो तालिबान ग्रुप्स हैं वहाँ पे। तो दहला डैम कहाँ पे है, हमारा अफ़गानिस्तान में, याद कर लीजिए। दहला डैम जो है ये प्राइमरी सोर्स है हमारे इरिगेशन का, कंडाहर प्रोविंस जो है अफ़गानिस्तान का वहाँ पे, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ने बिल्ड किया था 1952 में। फिर आते हैं बगराम एयरफील्ड। बगराम एयरफील्ड देख सकते हैं काबुल में है, ओके। तो बगराम एयरफील्ड ये पहली बार सोवियत ने बिल्ड किया था। बगराम एयरबेस जो था वो लार्जेस्ट एयरबेस था यूएसए का अफगानिस्तान में फॉर नियरली 20 ईयर्स ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू काबुल। फिर निकी हेले जो थे फॉर्मर यूएस एनवॉय यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने क्लेम किया कि चाइना जो है वो मूव कर रहा है, कि वो बगराम जो एयरबेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे वंस ऑक्यूपाइड बाय यूएसए। इन केस ऑफ एरियल वॉरफेयर चाइना कैन यूज़ इट। उस क्या होगा कि चाइना जो है, उन्होंने यही बोला कि वॉर के टाइम में चाइना जो है इस एयरबेस को यूज़ करके इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा, और इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा चाइना अगर कंट्रोल कर लिया तो इंडिया तक पहुंचने में उसको आसानी हो जाएगी। ये हो गया बगराम एयरफील्ड कहाँ है, अफगानिस्तान में। दहला डैम कहाँ है, अफगानिस्तान में। फिर जरांज निम्रोज प्रोविंस, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हेयर, ओके। तो जरांज निम्रोज प्रोविंस की बात करें तो जरांज जो है ये फर्स्ट प्रोविंशियल कैपिटल है जो कि हमारे तालिबान को दी गई है, तालिबान के पास है, सिंस द यूएस हैज़ रीच टू डील विद द ग्रुप ऑफ यूएस ट्रूप्स पुल आउट इन 2020 एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ कमिटमेंट टू अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग। इंडिया ने बिल्ड किया जरांज डेलाराम हाईवे, दो इट इंडिया को एक्सटेंड सप्लाईज टू अफगानिस्तान विया चाबर पोर्ट। तो चाबर पोर्ट हमने पढ़ लिया है, ईरान में है, और गल्फ ऑफ ओमान में, वहाँ से जो है अफगानिस्तान को वो सप्लाई कर रहे हैं। फिर मज़र शरीफ कहाँ पे है, ये देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर, ओके। तो मज़र शरीफ कहाँ है, इंडिया मतलब अफगानिस्तान में। इंडिया जो है टेम्प्रेरी रीलोकेट कर रहा है इंडिया बेस्ड पर्सनल फ्रॉम द कॉन्सुलेट इन मज़र शरीफ। डिसीजन जो है गवर्नमेंट ने जब अर्जेंट कॉल दिया कि इवैक्यूएशन करने हैं सारे इंडियन नेशनल्स का, उसके बाद जो है डिसीजन लाया गया। फिर पंजशीर वैली कहाँ पे है, उसी के नीचे, ओके। तो पंजशीर ये जो है हिंदू कुश माउंटेन में लोकेटेड है, और एंटायर वैली जो है वो पंजशीर रिवर पे लोकेटेड है विच फ्लोज इन अलॉन्ग इट्स लेंथ। ऑलमोस्ट 100% जो पॉपुलेशन है इस वैली की एथनिक तजाकिस है। स्पेशल फीचर्स अगर बताया जाए तो ये रिच डिपॉजिट है सिल्वर की, और बहुत टाइप की क्रिस्टल्स मिलते हैं इंक्लूडिंग एमरल्ड्स एंड रेयर अर्थ मिनरल्स टू। नोन इसको ग्रेवयार्ड्स ऑफ इन्वेडर्स भी बोला जाता है, एज नो इन्वेडर्स कुड सक्सीड टू कनक्यो। अब कंडहर हमने देख लिया, जहाँ पे तालिबान जो है वहाँ पे हुए थे, वहीं से स्टार्ट हुआ था। इंडिया ने कुछ अपने डिप्लोमेट्स और अदर स्टाफर्स को इवैक्यूएट किया है कंधार फ्रॉम कंधार कंसुलेट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। कंधार जो है ये सेकेंड मेन सिटी है हमारे अफगानिस्तान की आफ्टर काबुल, जो कि प्लेन टेक्स्ट तरनक रिवर जो है वहाँ पे लाई होती है साउथ सेंट्रल अफगानिस्तान, ओके। तो आई होप इट इज़ क्लियर। दहला डैम, बगराम एयरफील्ड, मंजर शरीफ, पंजशीर वैली और कंडहार, दीज आर द सम प्लेसेस इन न्यूज़ फ्रॉम द अफगानिस्तान, ओके। नाउ लेट्स कम टू इंडिया एंड ईरान। तो ईरान आपने देख लिया है। तो ईरान ने अभी जो ये न्यूज़ में इसलिए है कि ईरान ने डिसाइड किया है रिसेंटली कि वो फरजाद बी जो गैस फील्ड है उसको डोमेस्टिकली डेवलप करेंगे, और इंडिया के ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो विदेश है उसको हटा दिया है वहाँ से, कि वो नहीं हमको उसको नहीं पार्ट लेवाना। तो फरजाद बी गैस फील्ड क्या है, फरजाद बी गैस फील्ड जो है ये ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड है जो कि हमारे पर्शियन गल्फ पे लोकेटेड है, ओके। तो दिस इज़ पर्शियन गल्फ पे लोकेटेड है ईरान में। ये जो है फर्जी ब्लॉक में लाई करती है ऑन द बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। फरजाद बी गैस फील्ड जो है वो 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है गैस रिजर्व्स को होल्ड करती है, जो कि 60% ऑफ द रिकवरेबल है। ये जो है होल्ड करती है गैस कंडेंसेंट्स ऑफ अबाउट 5000 बैरल्स पर बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस। अब गैस फील्ड जो है वो 2008 में डिस्कवर की गई थी बाई OVP, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन था उन्होंने। तो इंडिया अभी ईरान ने रिसेंटली डिसाइड किया कि वो फरजाद बी जो है गैस फील्ड डोमेस्टिकली डेवलप करेंगे, और इंडिया के ONGC जो है उसको कट कर दिया है। तो याद करिएगा फरजाद बी जो है कहाँ पे है, गैस फील्ड है फरजाद बी, और कहाँ पे है, ईरान में है, और इंडिया को उन्होंने हटा दिया है। अब अदर इन्वेस्टमेंट अगर देखें ईरान में चाबर पोर्ट, तो चाबर पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज़ चाबर पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, ओके। गल्फ ऑफ ओमान में एट सियाचिस्तान बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वहाँ पे, और ऑन द मकरन कोस्ट। ये जॉइंटली डेवलप किया है इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान ने फॉर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स के लिए।
पोर्ट जो है उसकी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है इंडिया के साथ, क्योंकि वो डिस्टेंस कंडला पोर्ट से वो किस डिस्टेंस पे वो देखा जाता है, गुजरात टू चांबर टू बी अराउंड 1000 किलोमीटर और फ्रॉम चांबर टू मुंबई 1450 किलोमीटर। चांबर के दो टर्मिनल्स है, शहीद कलंतरी, शहीद बहिस्ती। ओके, दो टर्मिनल है, शहीद कलंतरी, शहीद बहिस्ती। शहीद बहिस्ती जो है वो डेवलप किया है इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान ने अंडर ट्राइलेटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट्स, जो कि साइन हुआ था 2016 में। इंडिया ने ग्रांट किया है 10 ईयर लीज कि वो डेवलप करेंगे और ऑपरेट करेंगे दोनों टर्मिनल्स, और 5 बर्थ जो है शहीद बहिस्ती पोर्ट इन चांबर में। ओके, तो ये हो गया चांबर पोर्ट। रिलेटेड न्यूज़ की अगर बात करें तो ईरान ने डिसाइड किया है कि वो प्रोसीड करेंगे, जो भी हमारी रेल लाइन है चांबर पोर्ट से जहेदान तक, तो उन्होंने बोला कि वो प्रोसीड करेंगे उसका कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान बिना इंडिया के। तो उन्होंने यही बोला है कि जो हमारी रेल लाइन है बिना इंडिया के जो है अफगानिस्तान के साथ मिलके वो जो रेल लाइन है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। बैकग्राउंड अगर बताया जाए तो 2016 में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया था कि वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाएंगे, और वो किसके किसके बीच में साइन किया गया था, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच। और ये ट्रांजिट और ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरिडोर है वो अलाउ करेगा कि इंडियन गुड्स जो है वो अफगानिस्तान रीच करे थ्रू ईरान बाईपासिंग पाकिस्तान, मतलब उनको पाकिस्तान ना जाना पड़े, वो ईरान से अफगानिस्तान पहुँच पाए, एंड कॉम्प्लीमेंट्स द जरांस डेलाराम हाईवे। अंडर दिस एग्रीमेंट इंडिया ने कमिट किया कि वो डेवलप करेंगे चांबर पोर्ट एज वेल एज लैंड वेस्ड रूट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे हमारे अफगानिस्तान तक। इंडिया ने ईरान के साथ कुछ और पैक्ट्स भी साइन किए टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ चांबर और जहेदान रेलवे लाइन, जो कि हमारा ट्रैवल टाइम कट करेगा फ्रॉम चांबर टू ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर, बट ईरान ने जो है अभी हटा दिया है। तो ये भी याद रखिएगा कि चांबर पोर्ट टू जहेदान तक जो वो प्रोजेक्ट था वो उसको इंडिया को हटा दिया गया है। अब आते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील जो है ईरान, रशिया, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़ ने अभी रिज्यूम्ड किया है कि वो नेगोशिएशन रिज्यूम करेंगे इन वेना टू रिवाइव 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन न्यूक्लियर एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट जो है इसको 2015 में साइन हुआ था, इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। ये साइन किया गया था ईरान के बीच में और P5 कंट्रीज़ जो है P5+1 कंट्रीज़ उनके बीच में। अब P5 कंट्रीज़ वो हैं जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जिनको परमानेंट स्टेटस मिला है, ठीक है। तो चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK और US, ये सब मिलके एक साथ 5 कंट्रीज़ हुई। 2018 में क्या हुआ, US ने विड्रॉ कर लिया था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इस टर्म्स के अकॉर्डिंग तो ईरान जो है प्रोहिबिट किया गया कि ईरान को कि वो यूरेनियम जो है 3.67% से ज़्यादा एनरिच नहीं करेंगे विथ एक्सेप्शन ऑफ रिसर्च रिएक्टर एक्टिविटीज़। अब एनरिच्ड यूरेनियम जो है अब 90% यूज होता है इन न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान जो है इसलिए भी एग्री हुआ कि वो कुछ प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे दैट वुड अलाउ इंस्पेक्टर्स फ्रॉम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टू एक्सेस इट्स न्यूक्लियर साइट टू एंश्योर ईरान वुड नॉट बी एबल टू डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन इन सीक्रेट, ठीक है। तो ईरान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन सीक्रेट में डेवलप ना करे। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या होती है, तो ये एक इंटरनेशनल सेंटर है फॉर कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड के लिए, जिसको वाइडली नोन एज एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जो कि यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर ही आता है। ये एजेंसी वर्क करती है अपने मेंबर कंट्रीज़ के साथ और अपने पार्टनर्स के मिल के कि जो हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ है उनको सेफ और सिक्योर पीसफुल यूज़ करें उनका। ये क्रिएट हुई थी 1957 में इन रिस्पॉन्स टू डीप फियर्स एंड एक्सपेक्टेशन जो कि जनरेट किया गया था बाय डिस्कवरीज एंड डाइवर्स यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। IAEA का हेडक्वार्टर जो है वो वेना ऑस्ट्रिया में है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिपोर्ट करती है एनुअली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, और जब नेसेसरी होता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट प्रोवाइड करती है विद रिगार्ड टू इंस्टेंस ऑफ मेंबर नॉन कंप्लाइंस विद सेफगार्ड एंड सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान न्यूक्लियर डील बोला जाता है उसको। तो उसके बाद ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू ईरान इंडिया पैलेस्टीन पॉलिसी। तो रिसेंटली जो है बहुत सारे क्लैशेस एरप्ट हुए बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन फैक्शन इन गाजा स्ट्रिप, जो कि एंड हुआ विद इजराइल एंड हमास एग्रीइंग टू एन इजिप्ट मीडिएटेड सीज फायर। तो इजिप्ट ने जो भी सीज फायर रखा था, इजराइल और हमास जो है उस पर एग्री हो गए। ब्रीफ हिस्ट्री अगर देखी जाए तो लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म राइज हुआ, ज़योनिज़्म मूवमेंट राइज हुआ ग्लोब में, और माइग्रेशन जो है पैलेस्टीन का स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने प्रॉमिस किया, मतलब ब्रिटिशर्स जो है जब हमारे कंट्रीज़ वगैरह में कोलोनलिज्म
कॉलोनियलिज्म कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या है नेशनलिज्म राइज हुआ, ज़ायोनिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो पैलेस्टीन माइग्रेट करने लगे। ओके, फिर बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में साइन की गई और फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीना, तो वहाँ पे क्या हुआ, पैलेस्टीना फॉर्म हुआ। फिर 1941 टू 45 में होलोकॉस्ट जो है स्टार्ट हुआ, जहाँ पे डिमांड जो थी जूइश पीपल की, जूइश स्टेट की स्टार्ट हुई। पैलेस्टीन में ही कुछ जूइश पीपल थे, उनकी भी डिमांड स्टार्ट हुई कि हमको जूइश स्टेट चाहिए। फिर 1947 में यूएन ने इंटरवीन किया और उन्होंने दो न्यू स्टेट फॉर्म किए, इसराइल और पैलेस्टीन फॉर्म किया। मई 14 1948 में इसराइल ने डिक्लेयर किया अपना इंडिपेंडेंस और मई 15 1948 और मई 10 1949 तक पहला अरब इसराइल वॉर हुआ, क्योंकि बाकी सब इसराइल जो था वो जूइश पीपल थे और बाकी सब कंट्रीज़ जो थी वो अरब कंट्रीज़ थी। इजिप्ट हो गया हमारा, पैलेस्टीन हो गया, ये सारी अरब कंट्रीज़ थी, लेबनान हो गया, तो इनके बीच में वॉर स्टार्ट हुआ। तो इसराइल केस में इसराइल जो है जीत गया। फिर 1964 में पीएलओ का फॉर्मेशन हुआ। 6 डे वॉर हुआ 1967 में। इसराइल ने पूरी तरह पैलेस्टीनियन जो लैंड था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, इंक्लूडिंग द वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ठीक है, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। फिर 1987 1993 में अगर बताएं तो फर्स्ट इंतिफादा हुआ, जहाँ पे हमास ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। फिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड साइन किया, जहाँ पे रिजल्टिंग इन द असैसिनेशन ऑफ इसराइल पीएम बाय इजरायली अल्ट्रा नेशनलिस्ट इन 1995। तो उन्होंने क्या किया, इसराइल जो पीएम थे उनको असैसिनेट कर लिया। 2000 टू 2005 में सेकेंड इंतिफादा हुआ। इसराइल ने गाजा और हमास गाजा को लीव किया और हमास पे कंट्रोल ले लिया, ठीक है, हमास नहीं, गाजा को लीव किया और हमास ने गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल पे ले लिया। तो ये देख सकते हैं, दिस इज गाजा स्ट्रिप, ठीक है, गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सी के पास है, वेस्ट बैंक यहाँ पे है, ठीक है, जेरूसलम वहीं पर सिचुएटेड है। ओके, तो गोलान हाइट्स उसके ऊपर है, तो याद रखिए कि गोलान हाइट्स है, फिर वेस्ट बैंक है और उसके बाद सॉरी उसके नीचे जो है गाजा स्ट्रिप है। अब व्हाट इज़ टू स्टेट सॉल्यूशन, अब दो स्टेट सॉल्यूशन क्या है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। ओके, तो इट मीन्स दैट इंडिपेंडेंट, मतलब यही है कि सोवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो भी इंडिपेंडेंट रहे और इजरायली स्टेट है वो भी इंडिपेंडेंट रहे और को एग्जिस्ट करे पीस के साथ। तो पहला प्रपोजल जो है क्रिएशन फॉर जूइश एंड अरब स्टेट इन ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन, पहली बार पील कमीशन रिपोर्ट 1937 में दी गई, जब प्रपोज किया गया कि पैलेस्टीन जो है उसको 3 पार्ट में पार्टीशन किया जाएगा, एक अरब स्टेट, एक जूइश स्टेट और एक न्यूट्रल टेरिटरी जो कि होली प्लेसेस को कंटेन करेगी। अब ये रिफ्लेक्ट हुआ यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन इन 1947 में, बट ये बहुत सारे जो अरब पॉपुलेशन थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओके, इट वॉज ओनली इन 1991 जब टू स्टेट सॉल्यूशन एग्री किया गया अपॉन ड्यूरिंग यूएस मीडिएटेड मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस। इंडिया ने सपोर्ट किया टू स्टेट सॉल्यूशन और एम किया कि जो एस्पिरेशंस है पैलेस्टीनियन के फॉर स्टेटहुड वो उनको एड्रेस किया जाए और इसराइल की सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी मैनेज किया जाए। तो इंडिया भी एग्री हुई। अब इंडिया इसराइली पैलेस्टीन पॉलिसी की अगर बात करें तो मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस 1991 में आया, जो कि हमने देखा, तो इंडिया ने इस्टेब्लिश किया फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ 1992 में, कि वो जो है इसराइल पैलेस्टीन का रिलेशन जो है उस टाइम अच्छा हो गया था, टाइज आफ्टर मैड्रिड कॉन्फ्रेंस ऑफ 1991। और कुछ चेंजेस हुए ग्लोबल ऑर्डर में, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, बट वो तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर डी हाइफनेशन पॉलिसी जो है 2018 में इंडिया ने अडॉप्ट की, जहाँ पे उन्होंने यही बोला कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है इसराइल के साथ वो उनके मैरिट्स पे होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और इंडिया का जो पैलेस्टीन का रिलेशन है वो उनके रिलेशनशिप पे होगा, वो भी सेपरेट होगा। तो इंडिया जो है अपना रिलेशनशिप इसराइल के साथ और पैलेस्टीन के साथ सेपरेट रखेगा, दोनों को मिक्सअप नहीं करेगा। अब रिलीजियस सिग्निफिकेंस अगर जेरूसलम में बात करें तो जेरूसलम जो है कुछ साइट्स कंटेन करता है, जुडिशम, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे से बेस्ड है। तो अल अस्का मॉस्क जो है ये वर्ल्ड का 3rd होलीएस्ट साइट है इस्लाम की, जो कि हमारी कहाँ पे है, इसराइल में। वेस्टर्न वॉल जो है ये एक प्लेस है सेक्रेट फॉर टू द जुडिशियम, और चर्च है हॉली स्क्रिप्चर्स का, जो कि चर्च है ट्रेडिशनल साइट ऑफ जूइस में बिल्ट है। ओके, वेट अ सेकेंड, हाँ, ओके, तो ये एक प्लेस हो गया। फिर न्यू क्वाड जो है, ये अभी रिलेटेड न्यूज़ में अगर बात बता दें तो न्यू क्वाड जो है इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस ने डिसाइड किया कि वो क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करेंगे। तो क्वाड जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच में, बट न्यू क्वाड जो है, न्यू क्वाड इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस ने डिसाइड किया है कि एक क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम स्टार्ट करेंगे, कि हमारा जो कॉपरेशन और पार्टनरशिप है अब्राहम अकॉर्ड्स का, मतलब जो भी अब्राहम अकॉर्ड्स साइन किया था उसमें जो ये स्टेट है उनके साथ जो है हम
हम कोऑपरेशन और पार्टनरशिप बना सकें। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड दिसंबर 2020 में साइन किया गया था, जहाँ पे इसराइल और बहुत सारे अरब स्टेट हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हमको नॉर्मलाइज करना है, लेड बाय यूएई। तो यूएई ने ये अब्राहम अकॉर्ड लाए थे। आइडिया जो है इंडियो अब्राहमिक अकॉर्ड का बिटवीन इंडिया, यूएई, इसराइल, ये फर्स्ट सजेस्ट किया था मोहम्मद सोलिमन ने, जो कि इजिप्ट स्कॉलर हैं, वॉशिंगटन में रहते हैं। सिग्निफिकेंस अगर बताएं तो न्यू मिनीलेटरल जो हमने स्टार्ट किया ये सजेस्ट करेगा कि इंडिया जो है वो इंटीग्रेटेड रीजनल पॉलिसी बना सके। ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि नॉन आइडियोलॉजिकल इंगेजमेंट कर सके हम मिडिल ईस्ट के साथ। फोरम जो है वो फोकस करेगा नॉन मिलिट्री इश्यूज़ पे, जैसे कि ट्रेड, एनर्जी, एनवायरनमेंट और इन सब पे। और ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्पेस प्रोवाइड करेगा कि हम जो है सबके साथ रिलेशन को बैलेंस कर सकें। तो रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है ये पहली कंट्री बनी है, पहली गल्फ नेशन, जिन्होंने एम्बेसी ओपन की है टेल अवीव में एज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो कि वो नॉर्मलाइज करेंगे इसराइल के साथ। तो यूएई जो है पहली गल्फ नेशन है जिसने अपनी एम्बेसी ओपन की है, कहाँ पे? टेल अवीव में। अब इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात करें तो इंडिया ने जो है एक डायलॉग साइन किया है इजराइल के साथ कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड करेंगे। कोइंसाइड जो है 30th एनिवर्सरी जो है इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन की हुई है। अब रिलेशनशिप जो है इन दोनों टू कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हुई थी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल 1948 में, और अपने पीक में रीच की 1992 में। ड्यूरिंग फर्स्ट एवर विजिट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब इसराइल में विजिट किया था 2017 में, तो रिलेशनशिप जो है अपग्रेड हो गया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ। अब मेजर एरियाज जो कोऑपरेशन के थे, पहला था इकोनॉमिक। तो इंडिया जो है इसराइल का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया का और 7th लार्जेस्ट ग्लोबली। एग्रीकल्चर की बात करें तो 3-year वर्क प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन टू बेनिफिट लोकल फार्मर्स। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इसराइल जो है इंडिया की टॉप 3 आर्म सप्लायर में से एक है फॉर द लास्ट 5 years। और कल्चरल रिलेशनशिप की बात करें तो 85,000 ज्यूज जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो इसराइल में रहते हैं। अब इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, तो एक्सपर्ट जो है इंडिया के और इसराइल के, अभी उन्होंने अप्रूव किया है कि 3 जॉइंट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन करेंगे वर्थ ऑफ $5.5 million अंडर I4F। ये एक कॉपरेशन है इंडिया और इसराइल के बीच, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कंपनीज हैं हमारी इंडिया और इसराइल की, वो सब फैसिलिटेट करेंगी, प्रमोट करेंगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए R&D प्रोजेक्ट्स। और जो है हमारे कुछ फोकस सेक्टर है उनमें फोकस किया जाएगा और उनके चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा I4F। तो ये किसने साइन किया है? इंडिया और इसराइल ने। अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखें तो इंडिया यूएई के रिलेशनशिप, तो इंडिया यूएई जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नेगोशिएशन जो है स्टार्ट किया है। अब इनके ट्रेड रिलेशन क्या है, ये अगर बात करें तो $60 बिलियन इन 2019-20 में था, जहाँ पे यूएई जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएई जो है इंडिया का बिगेस्ट गुड्स एक्सपोर्ट मार्केट है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, बिहाइंड ओनली द यूएस एंड चाइना। और यूएई जो है मेजर सोर्स है एफडीआई का इंडिया में। इंडिया ओमान की बात करें तो ओमान आप देख सकते हैं, ये रहा। इंडिया और ओमान जो है अभी 10th जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी उन्होंने फॉर्म की है। अब जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी क्या है? एक हाईएस्ट फोरम है डिफेंस इंगेजमेंट की, जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमारे जो डिफेंस एक्सचेंज है मतलब दो कंट्रीज़ के बीच, वो सही से हो सके। ओवरऑल फ्रेमवर्क उनके बारे में बताते हैं। अब डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी और रिलेशनशिप अपग्रेड हुआ था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 2008 में। ओमान जो है ये इंडिया का क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर रहा है गल्फ रीजन में, और इंडिया ने सिक्योर किया है एक्सेस टू ओमान पोर्ट ऑफ डॉक फॉर मिलिट्री यूज़ एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। ओके, सो दीज आर द न्यूज़ जो कि आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। मैं आपको एक बार और बोल रही हूँ, प्लीज़ आप PT 365 पिछली बार की जो मैंने पढ़ाई है वो चैनल में डली हुई है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि वो भी कमी उसमें भी लेक्चर्स हैं, उनको एक बार देख लीजिए, आपका सब कुछ हो जाएगा। अब प्लेसेस इन न्यूज़ देखें तो सबसे पहला आता है ब्लैक सी। दिस इज़ ब्लैक सी। ओके, तो ब्लैक सी की अगर बात करें तो रशिया जो है अभी वार्निंग दिया है कि ब्रिटिश जो रशिया फायर्ड वार्निंग शॉट्स एट ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर इन ब्लैक सी। तो ये ब्लैक सी सबसे ये है कि ये न्यूज़ में क्यों है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखने की इसलिए ज़रूरत है, याद ये रखने की ब्लैक सी को कौन सी कंट्रीज सराउंडिंग करती हैं। तो ब्लैक सी को कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज़ टर्ब जॉर्जिया, ठीक है। तो टर्ब जॉर्जिया के नाम से ये एक निमोनिक्स है जो ब्लैक सी कंट्रीज़ को सराउंड करता है। तो सबसे पहला है टर्की, यूक्रेन, रशिया, ठीक है, रोमानिया, बल्गेरिया
और जॉर्जिया। तो दीज आर द कंट्रीज जो हमारी ब्लैक सी को सराउंड करती हैं। तो ये ब्लैक सी क्या करता है, अटलांटिक ओशियन जो है मेडिटेरेनियन सी के द्वारा एजियन सी को कनेक्ट करता है। बॉस्फोरस स्टेट जो है वो कनेक्ट करता है हमारे सी ऑफ मरमरा को, दिस इज सी ऑफ मरमरा, ठीक है, दिस इज सी ऑफ मरमरा, दिस इज ब्लैक सी, और यहाँ पे बॉस्फोरस स्टेट है। तो बॉस्फोरस स्टेट जो है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जो है कनेक्ट करता है, ओके। और जो हमारा स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स वो है वो कनेक्ट करता है एजियन सी को मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर टू द नॉर्थ इट कनेक्ट सी ऑफ अजोब बाई क्रेच स्ट्रेट, सी ऑफ अजोब को क्रेच स्ट्रेट, तो दिस इज सी ऑफ अजोब, दिस इज ब्लैक सी, और ये है हमारा क्रेच स्ट्रेट, ओके। तो ब्लैक सी की कंट्रीज जो सराउंडिंग है दैट इज टर्क जॉर्जिया, सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को क्रेच स्ट्रेट करता है। फिर ब्लैक सी और एजियन सी को हमारा बॉस्फोरस, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को बॉस्फोरस स्ट्रेट करता है। फिर सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को डार्डेनल्स स्ट्रेट करता है। तो दीज आर द थ्री स्ट्रेट, तो पहले क्रेच स्ट्रेट, फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट, फिर डार्डेनल स्ट्रेट। सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को क्रेच स्ट्रेट करता है, ब्लैक सी ऑफ मरमरा को बॉस्फोरस स्ट्रेट करता है, सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी को डार्डेनल स्ट्रेट करता है, ओके। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू लेबनान। लेबनान की कैपिटल जो है बैरूत है, दिस इज लेबनान, लेबनान की कैपिटल बैरूत है। तो रिसेंटली इजराइल शॉट आर्टिलरी फायर इन रिटेलिएशन टू इरानियन बैक लेबनान ग्रुप हेजबुल्ला फायरिंग ऑफ रॉकेट फ्रॉम लेबनान। तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स जो है लेबनान में, उन्होंने बोला कि ये सिचुएशन बहुत सीरियस है और अर्ज किया सारे पार्टीज़ की कि वो सीज फायर करें, वो हट जाए। तो लेबनान की कैपिटल क्या है, बैरूत है। ये एक माउंटेनियस नेशन है इन द लेवेंट, जो कि हमारे ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो है मेडिटेरेनियन सी का, वहाँ पे लोकेटेड है। तो दिस इज़ द लेबनान। लेबनान के सराउंडिंग कंट्रीज़ अगर बात करें तो इजराइल, सीरिया, ठीक है, तो इजराइल और सीरिया ही कनेक्ट करते हैं, बाकी कोई कंट्रीज़ नहीं कनेक्ट कर रही हैं। हाँ, इजराइल, सीरिया और हाँ, इजराइल और सीरिया बस करते हैं, ओके। तो लेबनान की सराउंडिंग कंट्री हो गई। फिर दुबई, दुबई जो है ये रहा दुबई, ओके। तो दुबई यूएई में दुबई है, तो ठीक है। ट्वाइस द हाइट ऑफ लंडन आई, दुबई विल बी ओपन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इन दुबई, जिसकी हाइट है 250 मीटर। तो उन्होंने वर्ल्ड की लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील्स बनाई है, जो कि एन दुबई नाम रखा है, जिसकी हाइट है 250 मीटर, जो कि साउथ ईस्ट अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है। दुबई इज़ वन ऑफ द 7 एमिरेट्स जो कि यूएई का पार्ट है। और दुबई होम है बहुत सारे नंबर ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मार्बल्स, जैसे बुर्ज खलीफा जो है वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्काई क्रेपर वहीं पर सिचुएटेड है। अब आते हैं येमेन। येमेन की कैपिटल क्या है, सना, याद रखिए येमेन की कैपिटल सना, ओके। तो रिसेंटली हाउथी रिबल्स जो है उन्होंने येमेन के लार्जेस्ट एयरबेस को अटैक किया है, अल आनंद एयरबेस। येमेन जो है आपको पता है डेजर्ट कंट्री है और सदर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, जो कि रेड सी और बाबले मंडप है वहाँ पे ऑन इट्स वेस्ट, एंड लैंड बॉर्डर्स जो है सऊदी अरब और ओमान के साथ है। तो लैंड बॉर्डर्स येमेन यहाँ पे, सऊदी अरबिया और ओमान यहाँ पे हो गया। रेड सी जो है ये है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, और बीच में क्या है, बाबले मंडप, ओके। सिंस 2015 ये नेशन जो है सिविल वॉर के अंदर चल रहा है, फाइट चल रही है सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट और ईरान बैक्ड हाउथी रिबल्स के बीच में, इंक्लूडिंग यूएई। और येमेन जो है ये होम है ओल्ड वॉल्ड सिटी ऑफ शिबम, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड कॉल्ड एज मैनहट्टन ऑफ डेजर्ट बिकॉज इट्स विद अर्बन प्लानिंग के कारण इसको मैनहट्टन ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है। अब आते हैं सीरिया। सीरिया की कैपिटल दमिश्कस। रिसेंटली इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया है ओवर सीरिया, जो कि ईरान बैक्ड रिबल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स टेरिटरी को टारगेट किया है। मेजर वाटर बॉडीज़ की बात करें तो सीरिया जो है ईस्टर्न एंड जो है मेडिटेरेनियन सी का वहाँ पे सिचुएटेड है। यूफ्रेट्स रिवर जो है ये मेन रिवर है हमारे सीरिया की, विथ बलिक एंड खाबुर उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो टर्की जो है वो नॉर्थ में है, देख सकते हैं। इराक जो है ईस्ट में है, ओके। फिर जॉर्डन जो है उसके साउथ में है, और इसराइल और लेबनान जो है उसके वेस्ट में है, ओके। तो कौन कौन सी कंट्रीज, टर्की, इसराइल, लेबनान, इराक और जॉर्डन, ये दिनों जो है वो करती है। अब गल्फ ऑफ ओमान की बात करें तो दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान, देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा चाबर पोर्ट है। ईरान ने अभी फर्स्ट ऑयल टर्मिनल जो है गल्फ ऑफ ओमान में ओपन की है, जिन्होंने ईरानियन टैंकर्स को अलाउ किया है कि वो स्ट्रेटेजिकली वनरेबल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको अवॉइड करें, उसको यूज़ ना करें। फिर आते हैं कुवैत। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। यूनाइटेड नेशन पैनल ने अभी $600 मिलियन पे किया है कुवैत नेशनल ऑयल कंपनी को एज अ कंपनसेशन फॉर इराक इन्वेशन, क्योंकि इराक इन्वेशन के कारण उनका जो ऑयल का वो था वो
ख़राब हो गया था, तो यूएसडी यूनाइटेड नेशन ने अभी पे किया है। तो कुवैत जो है फाउंडिंग मेंबर है हमारे गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में जो कंट्रीज़ आती हैं, जो पर्शियन गल्फ़ को सराउंड करती हैं, वो कंट्रीज़ आती हैं, सिर्फ इराक को छोड़ के। तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 6 कंट्रीज़ के बीच में, जो अरेबियन पेनिनसुला की हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। आईटी जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में, जो डिस्कस कर रहा था कॉपरेशन और रीजनल अफेयर्स। और कुवैत जो है करंटली लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री प्रेजेंस है इन द मिडिल ईस्ट। फिर आते हैं नगोर्नो कराबाख रीजन। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो इसी रीजन को लेकर चल रहा था। नगोर्नो कराबाख रीजन जो है उसको अर्शक भी बोला जाता है। ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, बट मोस्ट ऑफ द जो उसके रीजन में रहते हैं वो आर्मेनियन ग्रुप ऑफ पीपल है। अब नगोर्नो कराबाख जो है वो ब्रेक अवे रीजन है इन साउथ कॉकेसस और ट्रांसकोशिया जो है ये एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रीजन है साउथ ईस्ट का। तो नगोर्नो कराबाख रीजन ये हो गया, जो कि आप देख सकते हैं ये हो गया। तो वहाँ के पीपल्स जो हैं आर्मेनियन पीपल है, और वो जो कंट्रोल में है वो अजरबैजान के कंट्रोल में, तो इसलिए जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, नाउ लेट्स कम टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो अमेरिकन और यूरोप में आपको बाद में पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स कम टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो इंडिया यूएस के बारे में पढ़ते हैं। तो वाई इन न्यूज़, तो इंडिया यूएस ने अभी ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप डील जो है उसको रिन्यू किया है फॉर 5 ईयर्स। तो ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट है क्या? ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये जो हमारी पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब एक टाइप का आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। दोनों साइड्स ने, इंडिया और यूएस ने, दोनों साइड ने साइन किया है टू स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन ट्रायंगुलर कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, और पैक्ट जो वैलिडिटी है उसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। अ फीट फॉर द फ्यूचर इंडिया ट्रायंगुलर ट्रेनिंग एग्रीमेंट जो प्रोग्राम जो है वो फॉर अफ्रीका इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर दिस। ठीक है, तो अफ्रीका के लिए जो साइन किया है वो एग्जाम्पल है। तो स्ट्रैटेजिक मतलब स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है ये एग्रीमेंट है, इनिशियली 2014 में साइन किया गया था और रिन्यू किया 2019 में टिल 2021। अब ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है क्या? ट्रायंगुलर कोऑपरेशन 3 सेक्टर्स को इन्वॉल्व करके बना है, 2 फ्रॉम द साउथ एंड 1 फ्रॉम द नॉर्थ। 2 फ्रॉम द साउथ मतलब फैसिलिटेटिंग एंड बेनिफिशियरी पार्टनर, फैसिलिटेटिंग एंड बेनिफिशियरी पार्टनर कि कौन बेनिफिशियरी पार्टनर है और कैन फैसिलिटेट कर रहा है, और 1 फ्रॉम द नॉर्थ दैट इज पाइवोटल पार्टनर। लेटर जो है पाइवोटल पार्टनर वो जो है इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से बनाया जाएगा। अब ये डिवीजन है नॉर्थ साउथ का, ये यूज़ किया गया है कि वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो कि एग्जिस्ट होता है बिटवीन डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया ने अदर ट्रायंगुलर कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इंडिया जापान का कोऑपरेशन है। इंडिया ट्रायंगुलर इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट कॉल सपोर्टिंग इंडियाज ट्रेड प्रेफरेंसेस फॉर अफ्रीका, जो कि फंड करेंगे DFID, यूके डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब आते हैं रिलेटेड न्यूज़। तो इंडिया यूएस ने एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल का। ये प्रोजेक्ट जो है ये डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव है, उसके अंदर साइन किया गया है। अंडर दिस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट। पहला जो है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है, जो कि फैसिलिटेट किया जाएगा एक्सपोर्ट लाइसेंस के द्वारा, और सेकंड जो है वो डन विया प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स। अब प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर दिस जो भी ये एग्रीमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट है ऑफ सेकंड कैटेगरी, जो कि अंडरटेक किया जाएगा रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग एवेल्युएशन एग्रीमेंट के लिए, जो कि पहली बार साइन हुआ था 2006 में और रिन्यू किया गया था 2015 में। अब इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप की अगर बात करें तो 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स जो है इंडिया को एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है, और उनको एलिवेट किया था कि उनको एक मतलब जो कुछ होता है कि एक टाइप का अपने पार्टनर को कुछ नेमिंग देते हो, तो उन्होंने इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस जो है वो दे दिया था 2018 में। फिर 2+2 डायलॉग जो है डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच इंडिया और यूएस के बीच हुआ। इंडिया ने 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो है डिफेंस एग्रीमेंट वो साइन कर दिया है यूएसए के साथ। तो गॉस्मिया जो था जनरल सिक्योरिटी फॉर मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, जो कि 2002 में आया था मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। फिर आते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडर एग्रीमेंट 2016 में आया था, जो कि हर एक दूसरे के मिलिट्री बेस को यूज़ करना है। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो 2018 में आया फॉर इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन 2 मिलिट्रीज और सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया।
फिर बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट आया 2020 में, जो कि हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करेंगे, लॉजिस्टिक्स और जियो स्पेशियल मैप्स को। तो ये हो गए, दीज आर द 4 एग्रीमेंट जो इंडिया ने यूएस के साथ साइन किए हैं। अब इंडिया यूएसए ने एग्री किया है ऑन ट्रांजिशनल अप्रोच ऑन इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल टैक्स। तो इक्वलाइजेशन जो लेवी है वो मैंने PET 365 का इकोनॉमी वाले सेक्शन में पढ़ाया है। तो सेटलमेंट जो है ये ब्रॉडली बेस्ड ऑन लाइन्स ऑफ वन रीच्ड अंडर यूनिलेटरल मेजर्स कॉम्प्रोमाइज अमंग UK, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, स्पेन और यूएस के साथ। तो इक्वलाइजेशन लेवी 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया है उन कंपनीज़ को टैक्स करना जिनका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, बट वो इंडिया में रह के चीज़ों को कमा रही हैं। तो जैसे कि अमेजॉन, गूगल हो गया। लेटर यूएस ने बोला कि ये जो डिजिटल टैक्स जो भी इंडिया कंडक्ट कर रही है, जो भी ऑस्ट्रिया, इंडिया, इटली, UK ने बनाया है, ये हमें यूएस कंपनीज़ को डिक्रिमिनलाइज कर रही हैं। अक्टूबर 2021 में 136 कंट्रीज़ और इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है 15% का इंट्रोड्यूस किया। जो भी बिग प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है उनको टैक्स करने के लिए, जो भी जहाँ पे वो अर्न कर रही हैं वहाँ पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो डील्स रिक्वायर्स कंट्रीज टू रिमूव सारे डिजिटल सर्विसेज टैक्स रिमूव करना ऑन अदर सिमिलर यूनिलेटरल मेजर्स। प्रपोज सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल टैक्स डील कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। पहला था पिलर 1, दूसरा है पिलर 2। पिलर 1 यही है कि विच इज़ अबाउट रीलोकेशन ऑफ एन एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द मार्केट ज्यूरिडिक्शन। जो भी आपका एडिशनल शेयर है प्रॉफिट का, वो आपको मार्केट ज्यूरिडिक्शन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। पिलर 2 है कि मिनिमम टैक्स जो है आपको लगाना है और सब्जेक्ट टू टैक्स रूल्स एज पर इंडिया US पैक्ट। इंडिया जो है कंटिन्यू किया कि इंडिया जो है इक्वलाइजेशन लेवी लगाएगा, इम्पोज करेगा USA कंपनीज, जो भी अमेजॉन और ये सब कंपनीज हैं, मार्च 31 2024 तक, जब तक पिलर 1 जो है एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, तो तब तक जो है इक्वलाइजेशन लेवी ही लगेगा। ओके, तो दीज आर द USA के साथ जो भी हमारा न्यूज़ में रहा। नाउ लेट्स कम टू प्लेसेस इन न्यूज़ जो USA की हैं। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड। तो याद है आपको जो दीज आर द कैरेबियन आइलैंड। ओके, जो हमारी ये पनामा, नाइकरगुआ और ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमारी आती हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड की बात करें तो डोमिनिशिया जो है ये डोमिनिशियन रिपब्लिक ये रहा। तो डोमिनिशिया जो है अकोर्ड जो है डोमिनिशिया में अभी रिस्ट्रेन कर दिया अथॉरिटीज़ फ्रॉम डिपोर्टिंग फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेसमैन मेकुल चोक्सी फ्रॉम कैरेबियन आइलैंड कंट्री अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो जब तक पहले ऑर्डर्स नहीं आ जाएंगे तो मेहुल चोक्सी को वो डिपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हैती उसी के ऊपर है। तो जोवेनल मोसू जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं, अभी प्रेसिडेंट है हैती के, वो उनको एसेसिनेट किया गया है। क्यूबा जो है उसके ऊपर है। रिसेंटली इन्होंने सोबेराना 2 वैक्सीन डेवलप की है, जो कि वर्ल्ड की पहली फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन है, कंबाइनिंग द वायरस रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन विच विद अ डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टेटनस। ठीक है, कॉन्जुगेट वैक्सीन मैंने आपको PT 365 में पढ़ाया है। फिर बारबोडास जो है वो वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक है आफ्टर इट रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ एज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, उनको रिमूव करके बारबोडास जो है वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक है। ये सराउंडेड है कोरल रीफ से। माउंट हिलाबी जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है। फिर नाइकरगुआ आता है, नाइकरगुआ। ओके, दिस इज़ नाइकरगुआ। तो रिसेंटली नाइकरगुआ जो है अपने डिप्लोमेटिक टीज जो थे ताइवान के साथ, उनको कट ऑफ किया है एंड ऑफिशियली रिकग्नाइज किया है ओनली चाइना, मतलब एक ही चाइना को, एज चाइना इज़ द ओनली लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, ये लार्जेस्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। नाइकरगुआ जो है लार्जेस्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और लेक नाइकरगुआ जो है लार्जेस्ट लेक है सेंट्रल अमेरिका की। फिर हॉन्डुरस उसी के ऊपर, हॉन्डुरस, ये जियोमारा कैस्ट्रो जो है वो अभी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है हॉन्डुरस की। फिर सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिनस। ठीक है, तो सेंट विंटर्स और ये क्या है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर जो है कंडेम्ड एन अटैक ऑन हिज सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिनस काउंटर पार्ट हु वॉज इंजर्ड एट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रपोज्ड वैक्सीन मैंडेट। ठीक है, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिनस जो है ये चेन है 32 आइलैंड्स की, जो कि साउदर्न कैरेबियन में लोकेटेड है। ये हो गए। ओके, नाउ लेट्स कम टू चिली। चिली इज़ हेयर साउथ अमेरिका में। तो चिली की कैपिटल सेंटियागो है। तो गैब्रियल बोरिक जो है वो चिलीज के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने हैं और ये लॉन्गेस्ट और नेरेवेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड की। फिर आते हैं यूरोप। तो इंडिया UK रिलेशन की अगर बात करें तो इंडिया UK का वर्चुअल समिट अभी रिसेंटली में हुआ है। ड्यूरिंग दिस समिट रोड मैप 2030 अडॉप्ट किया गया है, जहाँ पर उन्होंने बायलैटरल टाइज जो है इंडिया और UK के बीच में उसको एनहांस करने की बात की है टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। रोड मैप जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर
स्ट्रॉन्गर इंगेजमेंट और डीपर इंगेजमेंट बनाएगा हमारी दोनों कंट्रीज़ के बीच में ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स इन अ की एरियाज ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो गया, ट्रेड और इकोनॉमी हो गया, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन सब चीज़ों में। अर्लियर इन 2004 इंडिया ने यूके के साथ अपना बायलैटरल एग्रीमेंट अपग्रेड किया था टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब रोड मैप 2030 की बात करें तो कनेक्टिंग कंट्रीज़ एंड पीपल, सबसे पहले हमको कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाना है मल्टीलेटरल फोरम्स में, जैसे कि G20 WTO होगा, क्योंकि यूके दोनों में मेंबर है। इम्प्लीमेंट करना है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, एक्सप्लोर करना है पार्टनरशिप अराउंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, और इंडिया इम्प्लीमेंट करना है इंडिया यूके टुगेदर साथ साथ कैंपेन। फिर ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें तो एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप जो है उसको लॉन्च करना है, जो कि इंक्लूड करेगा और नेगोशिएट करेगा हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को। एक्सचेंज कॉपरेशन करना है सर्विसेज में, सच एज IT डिजिटल टेक्नोलॉजी होगा, और यूके को एनकरेज करना है यूके कंपनीज को कि इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम में। ओके फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन एक्सपैंड करना है डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रमोट करना है, ओपन एक्सेस करना है, और प्रमोट करना है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन साइबर क्राइम इंक्लूडिंग थ्रू बायलैटरल कॉपरेशन ऑन क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, वैक्सीन्स एट्सेट्रा। क्लाइमेट की बात करें तो ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव जो है वो COP26 में साइन किया गया है। उसके लॉन्च से जो है बहुत सारी कंट्रीज़ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन करें, बाई नेशनल लीडर्स जो भी हैं पॉलिटिकल डिक्लेयर करें और इंक्रीज़ करें अपना टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसर्च और डिलीवर करें 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड में इंडिया का जो विजन है। और हेल्थ में अगर बोलें तो इंडिया और यूके पार्टनरशिप ऑन वैक्सीन थेरापेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक, और एक्सपैंड करें यूके इंडिया वैक्सीन हब, जो कि हमारी पॉलिसीज, ट्रायल, क्लिनिकल रेगुलेशन ये सब हेल्प करें कोविड-19 के टाइम पे। ओके अब आते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वाइल अनाउंसिंग एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप इन वर्चुअल समिट, यूके गवर्नमेंट ने बोला ब्रिटेन और इंडिया जो है वो फॉर्मल फ्री ट्रेड डील जो टॉक्स मतलब स्टार्ट करेंगे दिस ईयर लेटर। इंडिया ने अर्लियर भी नेगोशिएट किया अ ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, दैट इज BTIA ट्रीटी यूके के साथ एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ऑल्दो टॉक्स जो है ये स्टार्ट हुआ था 2007 में, बट ये स्टक हो गया बिकॉज यूरोपियन यूनियन जो है उससे ब्रिटेन अलग हुआ उसके कारण, और मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स जो है वो मार्केट एक्सेस उन सब के कारण भी जो है ये हमारा डील वो हो गया। ओके तो इट इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू इंडिया एंड यूरेशिया। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि आफ्टर इंडिया सक्सेस इन ब्रिंगिंग पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक एज अ पार्ट ऑफ इट्स मैरीटाइम जियोपॉलिटिक्स, इट इज़ फेल्ट दैट इंडिया शुड रिकैलिब्रेट इट्स कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी टुवर्ड यूरेशिया। तो इंडिया जो है इंडो पैसिफिक पे जितना फोकस कर रहा है उतना ही यूरेशिया पे उसको फोकस करना पड़ेगा और अपने रिलेशंस को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। अब यूरेशिया, दिस इज़ यूरेशिया। ओके तो जोग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाई यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक्स में आपको पढ़ा होगा। जनरली ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों को कवर करती है, और देयर इज़ एन कोई भी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब लैक है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो कि इस रीजन को मतलब इस रीजन से अगर हम कर पाए। फॉर एग्जांपल रशिया अर्चवाइल सोवियत यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंट यूरेशिया वाइल अदर्स लुक एट इट्स पार्ट लाइक सेंट्रल एशिया, ग्रेटर मिडिल ईस्ट। अब सिग्निफिकेंस अगर यूरेशिया की बताएं इंडिया के लिए तो यूरेशिया जो है बहुत सारी कमोडिटीज़ में रिच है, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉटन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। ये स्ट्रेटेजिकली पोजिशन है एज एन एक्सेस पॉइंट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ये जो है चाइनीज़ के जो इन्फ्लुएंस है उसको भी चेक कर सकती है और ये हेल्प कर सकती है कि जो भी इंडिया जो है अपनी हॉस्टाइल अलाइंस जो है उसको ओवरकम कर सके। अब इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है टुवर्ड्स यूरेशिया? तो ग्रेटर इंगेजमेंट विद बोथ यूरेशियन नेशन, नाटो, यूरोपियन यूनियन के साथ भी और नाटो के साथ भी। इंटेंसिफाई यूरेशियन सिक्योरिटी डायलॉग विद रशिया, और कोलैबोरेट करते हैं ईरान और अरेबिया के साथ जो कि जोग्राफिकल डिसकंटेंट है उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये हो गया यूरेशिया। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो ग्लोबल गेटवे की बात करें तो ग्लोबल गेटवे दिस इज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी पिंक और ब्लू कलर की लाइंस बनी है। तो ये क्या है? ये यूरोपियन यूनियन 300 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्लान किया है कि चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है हमको उसको काउंटर करना है। अब प्लान जो है वो प्रॉमिस करता है कि हाई सोशल, एनवायरमेंटल और फिजिकल लेवल स्टैंडर्ड को डेवलप करना है, प्रमोट करना है। अदर इनिशिएटिव्स जो हमारे चाइना और बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं, पहला है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव जो कि G7 कंट्रीज़ ने बनाया है। G7 कंट्रीज़ की जब मीट हुई थी तब स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे ट्रांसफर
कोहेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप बनाना है जो कि हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड्स को हेल्प कर सके। फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एक इंडिया जापान का इनिशिएटिव है जो कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे एशिया और अफ्रीका के बीच। फिर एशिया यूरोप मीटिंग की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, उन्होंने एड्रेस किया है फर्स्ट प्लानिटरी सेशन जो है 13th इस समिट की। तो एशिया यूरोप मीटिंग जो है ये एक इनफॉर्मल फोरम है डायलॉग और कोऑपरेशन के लिए, जो कि 53 कंट्रीज़ जो है यूरोप और एशिया की एक साथ उनको लाते हैं, और ये रिप्रेजेंट करती हैं 62.3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 57.2% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। इनका मेन पर्पस यही है कि हमारे जो पॉलिटिकल डायलॉग है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उनको स्ट्रेंथन करना है और टैकल करना है टुगेदर ग्लोबल चैलेंजेस को। तो दिस इज कॉल्ड एशिया यूरोप एंड मीटिंग। नाउ लेट्स कम टू प्लेसेस इन न्यूज़। तो सबसे पहले अल्बानिया आता है, दैट इज अल्बानिया, और उसकी कैपिटल है तिराना। ओके, तो अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना है। ओके, दिस इज अल्बानिया। तो नाटो ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल्बानिया के साथ, जिसको नाम दिया है डिफेंडर यूरोप 21। तो याद रखिए डिफेंडर यूरोप 21 किसके साथ है? अल्बानिया के साथ है। अल्बानिया जो है वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे बल्कान पेनिनसुला का, वहाँ पे सिचुएटेड है ऑन द स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो। ठीक है, स्ट्रेट क्या है? ओटरांटो, जो कि सडन एंट्रेंस टू द एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी में सडन एंट्रेंस है। तो ओटरांटो में अल्बानिया है। फिर बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है। यूके ने अभी ज्वाइन किया है यूएस को एंड अदर कंट्रीज़ को कि फ्रेंच सैंक्शन जो है वो बेलारूस पे वो लगाएंगे आफ्टर डिटेंशन ऑफ अपोजिशन जर्नलिस्ट अंटिल इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1991। बेलारूस को पहले उसको वाइट रशिया भी बोला जाता था और बेलारूसिया भी बोला जाता था। इसका हाईएस्ट पॉइंट है डज़यार ज़ाहिज़्खाया हिल। आप प्लीज़ मुझसे नाम प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। डेनिपर रिवर जो है वो फ्लो करती है अक्रॉस द बेलारूस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन इट्स वे टू ब्लैक सी। फिर जॉर्जिया आप देख सकते हैं, आर्मेनिया और ये सब के ऊपर है। तो जॉर्जिया जो है ब्लैक सी को कवर करती है, इसलिए ठीक है। तो इंडिया ने अभी 400 ईयर्स ओल्ड रेलिक्स जो है क्वीन केटेवेंटो जॉर्जिया का, उसको अभी हैंड ओवर कर दिया है जॉर्जिया को। क्वीन केटेवेंटो रिलिक्स जो है वो इंडिया ब्रॉड की गई थी बाय पोर्टुगीज मिशनरीज जो थे सेंट अगस्टिन चर्च जो थे ओल्ड गोवा के, उन्होंने ले आए थे। जॉर्जिया जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न एंड जो है हमारे ब्लैक सी का वहाँ पे लोकेटेड है ऑन द सदर्न फ्लैंक्स ऑफ मेन क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर कॉकस माउंटेन। इंगूरी, रावनी और कोडोरी जो है ये मेजर रिवर्स हैं हमारे जॉर्जिया की। फिर पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट कहाँ पे है? फ्रांस में। पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट कहाँ पे है? दिस इज यहाँ पे फ्रांस में है। एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ओवरसीज डिप्लॉयमेंट INS तबार जो है अभी पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट को एंटर किया है। तो ये जो है इट ऑक्यूपाइज स्लोप्स जो है 2 हिल्स की डिवाइडेड बाय पेनफेल्ड रिवर, उसको ऑक्यूपाई किया है और ये प्रोटेक्टेड है सी से बाय क्वेलेरिन पेनिनसुला। फिर ल्यूथेनिया आता है। ल्यूथेनिया की कैपिटल हमारी विलिनस। यूरोपियन यूनियन ने अभी एक एक्शन लॉन्च किया है अगेंस्ट चाइना एट WTO फॉर टारगेटिंग ल्यूथेनिया ओवर इट स्टैंड्स ऑन ताइवान। अभी हमने देखा था ना ताइवान और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, 1 चाइना पॉलिसी, और फिर ताइवान जाता है अलग होना चाहता है, इसलिए जो है ये न्यूज़ में है। तो लिथुआनिया जो है अर्लियर क्वाइट था कि चाइना 17+1 कोऑपरेशन फोरम विद सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। निमान रिवर जो है वो मेजर रिवर है लिथुआनिया की, और ये डिस्टिंक्ट फीचर है लिथुआनिया लैंडस्केप का ये कि यहाँ पे 3000 लेक्स जो है प्रेजेंट है मोस्टली इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। फिर आते हैं स्लोवेनिया, जो इसकी कैपिटल है लुजब्लेजाना। ठीक है, तो रिसेंटली इंडिया स्लोवेनिया का 8th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वर्चुअली हेल्ड हुआ है बायलैटरल रिलेशन में। स्लोवेनिया जो है ये मोस्टली माउंटेनियस एरियाज है और फॉरेस्टेड एरियाज है, और डिनरिक एल्प्स और जूलियन एल्प्स जो है ट्रेवर्स द कंट्री। डेनूब रिवर जो है ये इसकी मेजर रिवर है। फिर आते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल बेलफास्ट है। यूरोपियन यूनियन ने अभी रिजेक्ट किया है ब्रिटेन की डिमांड की जो है जो भी हमारा ब्रेक्जिट डील, जब ब्रिटेन अलग हो गया तो उसके लिए न्यू पोस्ट ब्रेक्जिट डील लाया जाए नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ। नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर बात करें तो 1/6 ऑफ द आयरलैंड जो है आयरलैंड का वो नॉर्दर्न आयरलैंड है, और वो सेपरेटेड है ईस्ट फ्रॉम स्कॉटलैंड UK बाय द नॉर्थ चैनल, और इरिश सी सेपरेट नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम इंग्लैंड और वेल्स ऑन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दिस इज़ नॉर्दर्न आइलैंड, ये आयरलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा ऊपर का नॉर्दर्न आइलैंड। एंट्री माउंटेन्स, मोरन माउंटेन्स और स्पेरिन माउंटेन्स जो है ये प्रोमिनेंट माउंटेन रेंजेस हैं। रिवर बान, रिवर ब्लैक वाटर एंड रिवर लगान जो है ये मेजर रिवर्स है यहाँ की। फिर आते हैं कसोबो की कैपिटल है प्रिस्टीना, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ मैकेडोनिया के ऊपर। तो रिसेंटली इंडिया और सर्बिया ने रीअफर्म किया है ईच अदर्स पोजीशन ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी ओवर कश्मीर एंड कसोवो। ठीक है, तो कसोवो जो है ये
पार्ट है हमारे सर्बिया का, जो कि जिसकी कैपिटल बेलग्रेड थी पहले। सक्सेसर मतलब जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है, मतलब सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड है। तो कोसोवो जो है किसका पार्ट है, सर्बिया का पार्ट है। द सक्सेसर ऑफ यूगोस्लाविया एंड को फाउंडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 2008 में कोसोवो ने डिक्लेयर किया था अपना इंडिपेंडेंस सर्बिया से यूनिलेटरली, और लार्जली रिकॉग्नाइज किया था लार्जली रिकॉग्नाइज हुआ था यूएसए के द्वारा और मेजर यूरोपियन यूनियन नेशन ओनली एज कंट्री। ये डोमिनेटेड बाय पीपल, कौन पीपल, एल्बेनियन एथनिसिटी है ये इनके यहाँ की, मतलब जितने भी पीपल्स हैं वो एल्बेनियन है। तो कोसोवो कहाँ है, हमारी सर्बिया में। ओके, तो कश्मीर की तरह ही इनकी सिचुएशन है, जैसे हमारा कश्मीर है इंडिया में, तो वैसे ही। तो ये हो गया हमारा इंडिया और यूरोप। आई विल स्टार्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन टुमारो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।